नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम करेंगे एनसीईआरटी बुक 6 ज्योग्राफी की, जो कि आप सभी के लिए सीटेट के जो विद्यार्थी हैं और एसएसटी से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी बेस्ड हम सीटेट की तैयारी करेंगे और ख़ासकर आप सभी को पता है कि इस बार जो L2 का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही कम रहा है। 12 लाख विद्यार्थियों में से मात्र 1 लाख विद्यार्थी पास हो पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं पेपर का स्तर क्या है। इतना कठिन कार्य भी नहीं है सीटेट का पास करना, लेकिन फिर भी अगर हम जिस जगह से पेपर निकल कर आ रहा है, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, उस चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा सारगर्भित रहेगा। देखिए, पहला चैप्टर क्लास 6 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थात सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बुक का आपका 6 क्लास से लेकर और 8th क्लास की सारी जो बुक्स हैं उन सारी चर्चा करेंगे और आपकी जो सीटेट की जो तैयारी है उसमें मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे प्रकार के जो ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में बताया गया है। आगे इनकी विस्तृत चर्चा होने वाली है। हम स्टार्टिंग से इस कार्य को करते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, अर्थात जब सूर्यास्त अस्त हो जाता है सूर्य, तो आकाश को देखना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मनोरम दृश्य वो होता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। अर्थात जैसे जैसे संध्या का समय होता है वैसे वैसे जो सूर्यास्त है वो होता है और धीरे धीरे जो तारों का टिमटिमाना है वो प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में 1-2 तारे ही या बिंदु हमें दिखाई देते हैं और बाद में जैसे जैसे बिल्कुल पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाता है तो तारों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। अर्थात जो तारे हैं वो इस तरह से प्रतीत होते हैं मानो कि जो आकाश है जो आकाश है वो आपका तारों से पूरा भर चुका है। जिस तरह से आपके जो आकाश में हीरे जड़े होते हैं, इस तरह का वो प्रतीत आपको होता है। आगे हम देखें, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अर्थात कुछ तो ऐसे होते हैं जो थोड़े से धुंधले होते हैं, लेकिन कुछ की टिमटिमाहट ऐसी होती है जो चंद्रमा के समान क्या होते हैं, चमकते हैं, अत्यधिक चमकीले होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अर्थात तारों के साथ साथ में आप किसको भी देखते हैं, चंद्रमा को भी आप देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अर्थात जो पूर्ण जो चंद्रमा है उसको आप 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और वो दिन कौन सा होता है मित्रों? पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन जो आपका जो चंद्रमा है वो आपको पूर्ण रूप में दिखाई देता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात अर्थात पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है अपनी पूरी कलाओं में होता है, अर्थात पूर्ण रूप में हमें दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अर्थात जैसे जैसे पूर्णिमा के बाद समय निकलता जाता है और लगभग 15 दिन के बाद जो समय आता है उसे अमावस्या कहा जाता है और इस समय जो चंद्रमा है आपको दिखाई नहीं देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कौन से समय की बात है? ये अमावस्या की बात कर रहा है। अर्थात 2 तथ्य यहाँ से निकल कर आए कि पूर्णिमा के समय तो चंद्रमा पूर्ण कलाओं में होता है, तब पूर्ण रूप में होता है, जबकि अमावस्या की जो रात्रि है उसमें आपको अंधकार दिखाई देगा, उसमें आपको चंद्रमा जो है आकाश में प्रतीत नहीं होगा। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? भाई, एक प्रश्न हमारे मन में ये निकल कर आ रहा है कि दिन के समय हम चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते। इसका क्या कारण है कि हम दिन के समय चंद्रमा को देख ही नहीं पा रहे? तो इसका सीधा कारण है कि जब दिन के समय है वो सूर्य आ जाता है। देखो, एक बार पुनः पढ़ लें इसको। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं?
ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अर्थात जब रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाता है तो ही ये दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो इनका जो प्रकाश है वो मंद पड़ जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण, इसलिए हमें दिन में तो ये दिखाई देते नहीं हैं, जबकि रात्रि में आसानी से हमें दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, अर्थात रात्रि के समय जो आसमान में जो चमकीली चीजें होती हैं वो सारी चीज किसके अंतर्गत आती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। अर्थात ये खगोलीय पिंड है, इनमें क्या होती है बताओ, गैस होती है और इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, तो सूर्य मित्रों क्या है, सूर्य एक तारा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। यहां से निकल कर आ रहा है। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ये प्रश्न आपको यहां से हम जो पढ़ रहे हैं डिटेल में, इनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, जो तारे हैं कई सारे, सूर्य के समान ही हैं, अर्थात सूर्य के समान ही है वो, लेकिन हमसे उनकी जो दूरी है वो अत्यधिक है, इसलिए हम वो किस प्रकार दिखते हैं, छोटे आकार में दिखाई देते हैं। अर्थात वो हमें तारों के समान दिखाई देते हैं। वे अत्यंत कैसे होते हैं, छोटे दिखाई पड़ते हैं दूरी के कारण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं तो छोटी दिखाई पड़ती हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर समझाना चाह रहा है कि जो सूर्य है वो हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, ये कारण हमें समझाया जा रहा है। तो इसका कारण एक ही, जो चीज़ें दूर होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है, जो चीज़ हमारे नज़दीक पास होती है वो चीज़ हमें पास में या बड़ी दिखाई देती है। इसका कारण यही है कि सूर्य हमें बड़ा जबकि तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। समझिए इसको कि नक्षत्र मंडल क्या है, कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अर्थात तारों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। तो एक शब्द आपका और निकल कर आया आपका यहाँ पर नया, नक्षत्र मंडल क्या है। तो नक्षत्र मंडल मित्रों क्या है, आपको ध्यान रखना है, तारों के द्वारा बनाई गई आकृति, तारों के द्वारा जो बनाई गई जो आकृति है वो ही बताओ क्या कहलाते हैं, हमारे जो है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अर्सा मेजर द बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्सा मेजर क्या है और बिग बियर क्या है। अर्थात अर्सा मेजर को भी बिग बियर कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है बताओ, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। कौन कौन से, अर्सा मेजर और बिग बियर। देखिए आगे चर्चा करें, आप महत्वपूर्ण चीजों पर अंडरलाइन करते रहें। इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल बहुत आसानी से पहचाने में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि अर्थात सप्त या 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जिसे अपन सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं सप्तऋषि, ये जो सप्तऋषि मंडल है ये आपको यहाँ पर दिशाएं दिखाई दे रही है, पश्चिम, ये उत्तर दिशा, पूर्व संकेतक, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो सप्तऋषि मंडल होते हैं। अर्थात जो 7 तारों का जो समूह होता है जिसे अपन सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्थात यहाँ पर ये सप्तऋषि किसका भाग है बताओ, अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर, तो कितना अच्छा प्रश्न, आपने शायद गाइडों में नहीं देखा होगा कि जो सप्तऋषि मंडल है वो किसका भाग है। तो ध्यान रखना, अर्सा जो मेजर है, अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है और इस नक्षत्र मंडल का भाग है बताओ क्या, सप्तऋषि मंडल, जिसमें 7 तारों का क्या होता है, समूह होता है। जैसे आपने चित्र पॉइंट 1.1 में हम देख रहे हैं, इसके बारे में हमने समझा है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति की से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारा, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अर्थात ये जो तारों की जो दिशा होती है निश्चित होती है, और इसी के आधार पर जो प्राचीन जो समय के जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो रात्रि में जो दिशा का निर्धारण करते थे वो तारों के माध्यम से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, अर्थात जो उत्तर ध्रुव जिसे हम कहते हैं, उत्तरी तारा किसको दिखाता है? उत्तर दिशा को दिखाता है, जिसे अपन ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव का अर्थ होता है सत्य और निश्चित, अर्थात ये निश्चित है कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। अर्थात ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, ध्रुव तारे की दिशा कौन सी होती है? ध्रुव तारे की दिशा होती है उत्तर दिशा। ये निश्चित होता है, ध्रुव का अर्थ भी निश्चित ही होता है, और हमेशा जो ध्रुव तारा होगा वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो ध्रुव तारा जिस दिशा में होता है वो दिशा कौन सी कहलाती है? उत्तर दिशा कहलाती है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, निश्चित होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। अर्थात ये सारे किस दिशा की ओर होते हैं? ध्रुव तारे की ओर। अर्थात कौन सी दिशा की ओर होते हैं? ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उनमें स्वयं का ना तो प्रकाश होता है, ना ही ऊष्मा होती, वो दूसरे तारों के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। तीन चीज निकल कर आ चुकी है, एक तो नक्षत्र मंडल निकल कर आ चुका है, नक्षत्र मंडल का नाम निकल कर आ चुका है, ध्रुव तारा निकल कर आ चुका है, और एक आपके ये है जो ग्रह। ग्रह क्या कहलाते हैं? ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे तारों के माध्यम से प्रकाशमान होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनटाई शब्द से बना है। कौन से शब्द से? प्लेनटाई। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रह को क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अर्थात परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ घूमता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, अर्थात जो चारों ओर घूमते उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है मित्रों? पृथ्वी एक ग्रह है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। अर्थात पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, बताओ किससे करेगी? सूर्य से करेगी। प्रकाश की बात करें चाहे ऊष्मा की बात करें, पृथ्वी जो प्राप्त करेगा वो किससे प्राप्त करेगी? सूर्य से। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, अर्थात पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा। एक प्रश्न और ये बना कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य तारा। कितने ही प्रश्न इस छोटे से पार्ट से, छोटी सी क्लास से आपके बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी महत्वपूर्णता कितनी है। और इसका कंसेप्ट समझते हुए हम चले तो कोई समस्या हमें नहीं आने वाली है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अर्थात पृथ्वी को जब बहुत दूरी से देखा जाता है, जैसे चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो आपको पृथ्वी किसकी तरह चमकती हुई दिखाई देगी? चंद्रमा की तरह आपको चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि पृथ्वी जो प्रकाशमान हो रही है वो किससे हो रही है? सूर्य से वो प्रकाशमान हो रही है। देखिए भाई, यहाँ आप इस डायग्राम के माध्यम से जो है ग्रहों की स्थिति वो हम देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है? देखिए, सूर्य आपको मध्य में दिखाई दे रहा है। सूर्य आपको मध्य में दिखाई दे रहा है। सूर्य से जैसे ही हम निकले, सूर्य के बाद में ये आ गया। इसके बाद की बात करें तो उसके बाद में बुध आ गया। ऐसे ही जो क्रम है इसको मैं अभी एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इसका क्या क्या क्रम रहने वाला है। कि बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है, मंगल के बाद में आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में आपका कौन सा आता है? शनि आ जाता है। ठीक है, शनि के बाद में आप देख सकते हैं, शनि के बाद में आपका यूरेनस सातवां, और ये आपका कौन सा आ चुका है? नेपच्यून आपका। ये आप देख सकते हैं, ये आपके जो ग्रहों की संख्या 8 इसमें बताई गई है आपके इस चैप्टर में। और बिल्कुल आपको ये भी याद रखनी है, आपके ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए, यहाँ इस डायग्राम को और आगे डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह इसमें क्या क्या होता है, किस किस तरह से इनकी जो आकृति है, कैसे कैसे इनकी दूरी होती है, सारा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है आपको। 58, 228 सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखो, पृथ्वी तो क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है।
जबकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ध्यान रखना है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य एक तारा है, जबकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है वो किसके लगा रहा है, पृथ्वी के लगा रहा है। अब संपूर्ण सौरमंडल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सौरमंडल के अंतर्गत क्या है, सौरमंडल क्या है, इस सारी बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य, जो हमने 8 ग्रह देखे वो उपग्रह देखा हमने, चंद्रमा, कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं जिसे बौने ग्रह भी कहा जाता है, एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया बताओ कौन होता है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अर्थात जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो मुखिया है, वो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात जो सूर्य है वो संपूर्ण सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश या ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात संपूर्ण जो ग्रह हैं वो किससे ही प्रकाशमान होते हैं, सूर्य से ही प्रकाशमान होते हैं, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। किससे बताओ, पृथ्वी से। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश हमें कितनी तेजी से प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसे ही नहीं भी हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कितनी तेज ऊष्मा, कितना तेज प्रकाश है सूर्य का। देखिए आगे ग्रहों की बात करें हम, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। तो आपको ध्यान रखना है ग्रहों की संख्या बताओ कितनी है, 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। अब ये आपको क्रम याद रखना है कि पहले कौन सा है फिर कौन सा है। तो पहले सबसे पहले बताओ कौन सा है, बुध है। पहले कौन सा है बताओ, बुध है। बुध के बाद में कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपचून। देखो भाई, इसको बुधवार देखिए, सबसे पहले कौन सा, बुधवार गणेश जी के वार से हम कोई प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहला जो ग्रह है उसका नाम बताओ क्या है, बुध। बुध के बाद में एक छोड़ दो, अर्थात एक छोड़कर एक आप याद रखो। जैसे बुध का तो गुरुवार आता है या बृहस्पतिवार आता है, तो बृहस्पति नहीं है, बताओ कौन सा है, शुक्र है। शुक्र के बाद में बताओ शनि को छोड़ना है, रवि को लेना है। रवि की जगह आपको याद रखना है, बताओ क्या, पृथ्वी। अर्थात रवि के बाद में सोम को छोड़ना है, मंगल को लेना है। मंगल के बाद में बुध को छोड़ना है, बताओ कौन सा लेना है, बृहस्पति लेना है। बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ना है, बताओ कौन सा लेना है, शनि को लेना है। फिर बाद कौन सा लेना है आपको, जो यूरेनस है और नेपचून, अरुण वरुण है जिसको आप जानते हैं, वो आपको याद रखना है। इसमें आपको ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका भी दे रखा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अर्थात इस लाइन को आप याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आप बार को एक बार छोड़कर दूसरे बार को याद रखें। बुध के बाद में बृहस्पति को छोड़कर शुक्र, शनि को छोड़कर रवि, रवि को पृथ्वी के नाम से जानना है। फिर रवि के बाद में सोम को छोड़कर मंगल, मंगल को बुध को छोड़कर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़कर शनि, और शनि के बाद में अरुण वरुण आपको याद रख लेने हैं। तो इस तरह से 8 को आपको याद रखना है। ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा। तो क्रम आपको कैसे भी याद रखना है, या इस पुस्तक में जो क्रम के लिए जो ट्रिक दी हुई है उसको याद रख लेना। उससे अच्छा तरीका आपको जो बताया गया है वह है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अर्थात जो ग्रह जिस परिसर में, जिस परिक्षेत्र में अपना चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है कक्षा। उसे क्या कहा जाता है, कक्षा। जिस जगह से जिस निश्चित स्थान पर वो जो चक्कर लगाते हैं उस स्थान को कहा जाता है कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है बताओ, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अभी हमने देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बुध से हो रही है, तो सबसे पहले है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि बुध अपने जो पूर्ण जो उसकी परिक्रमा है, चक्कर लगाने का जो समय है, उसमें कितने दिन लगते हैं बताओ, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कितने महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से निकल कर आ रही है, देखिए कि सूर्य को क्या माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह।
पृथ्वी का जुड़वा जुड़वा ग्रह पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग किसके समान है बताओ, पृथ्वी के समान है। अर्थात पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति शुक्र ग्रह की है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु देखिए ग्रहों की संख्या पहले हम 9 पढ़ते थे, लेकिन प्लूटो है, प्लूटो को जो है ग्रहों से अलग कर दिया था, उसकी जो ग्रहों का जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। उसका कारण यहाँ पर दिया गया है, वो आप कारण भी देखें कि अभी तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 एक बैठक हुई, यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अर्थात कुछ और भी ग्रह 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो ये कैसे ग्रह मान लिए गए, इनको बौने ग्रह मान लिए गए, इसको ग्रह का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया और ग्रहों की संख्या टोटल कितनी रह गई हमारे पास में 8। तो आपको प्लूटो को ग्रह नहीं मानना है, क्योंकि इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है और संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, 8 ही जो ग्रहों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, चलिए पृथ्वी पृथ्वी क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा कौन सा है बताओ, पृथ्वी है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा ध्रुवों के पास दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में कौन सा ग्रह है बताओ, 5वें नंबर का ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू आब कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, भू आब। ये आपको ध्यान रखना है नाम, भू आब। पृथ्वी का जो आकार है उसे कहा जाता है भू आब। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अर्थात जो जीवन यापन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो केवल कौन से ग्रह पर है मित्रों, पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है। देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि जो अंतरिक्ष से हम देखते हैं पृथ्वी को तो कैसे रंग की दिखाई देगी, नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह किससे ढकी हुई है, अर्थात इसका अधिकांश हिस्सा किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। तो नीला ग्रह कौन सा है बताओ, पृथ्वी है। आगे बात करें चंद्रमा की कि चंद्रमा क्या है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो पूछा जाएगा पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को की तुलना कर सकते हैं। अर्थात जो है चंद्रमा भी हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी दूरी भी पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल कितना 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसलिए इसकी जो आकृति हमें वो बड़ी दिखाई देती है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक दिन वो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी में एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। आप जब भी पढ़े तो आप पास पेन कॉपी लेकर बैठें और जो महत्वपूर्ण चीज़ों से आप नोट करते जाएं, या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ अंडरलाइन कर लें। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। छोटे छोटे ग्रह जिन्हें क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देख लिए तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे ग्रह जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकृति नहीं होती परिक्रमा की, जिसकी कक्षा कोई निश्चित नहीं होती, उन ग्रहों को बताओ क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए
ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच होते हैं। वेरी गुड। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये क्षुद्र ग्रह, बताओ किस किस के बीच में होते हैं? एक तो मंगल ग्रह और बताओ कौन सा ग्रह? बृहस्पति। इन दोनों के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उन ग्रहों को बताओ क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों का स्थान कौन सा है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान पर पाए जाते हैं। बताओ कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से अलग होकर टूट गए, अर्थात जब विस्फोट हुआ तो ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड क्या है, इनकी भी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का है जो पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अर्थात जो आपको कभी कभार आकाश में चमकती हुई एक रोशनी सी प्रकाशित होती है, जिसे आप मानते हैं कि जैसे मान लीजिए तारा टूट गया हो, लेकिन वो तारा नहीं होते मित्रों, वो क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। ये उल्का पिंड जब तेजी से नीचे गिरते हैं तो इस घर्षण के कारण इनमें जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण इनमें अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये मान लीजिए कि तारे हैं जो टूट गए और अपनी विश पूरी करने के लिए अपन इनको करते हैं, लेकिन वो तारा नहीं टूटता मित्रों, वो क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, अर्थात जिसे मिल्क वे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मिल्क वे। हमारा सौरमंडल इसे आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादल और गैसों की एक प्रणाली है। क्या है बताओ? इसमें करोड़ों तारों, बादल और गैसों क्या है प्रणाली? इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा है। क्या ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें अपन जान चुके हैं। ये आपको आगे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी, सौरमंडल, ये आपके अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो अभ्यास प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथ में इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और साथ साथ मैंने अंडरलाइन की है। साथ में कोई नोट्स बुक बनाकर आपको पीडीएफ सेंड करने का भी प्रयास करूंगा। तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है पीके एडवांस साइको, इस नाम से आप सर्च करें टेलीग्राम, आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं, जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से निकालने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।